डियर स्टूडेंट, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही टर्म आ गया इलेक्ट्रॉन एट स्टेशनरी। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये चार्ज कैसे होगा? कोई भी बॉडी चार्ज, इसका मतलब क्या है? तो जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वो बॉडी क्या होता है, वो चार्ज्ड हो जाता है ना। तो जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बॉडी एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नहीं, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, तो जो डोनर होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो एक्सेप्टर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब कितना चार्ज है ये कैसे पता करेंगे? तो एक आता है टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, जो कि चार्ज का यूनिट है। तो अगर किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया तो आप क्या करोगे? उस 5 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कूलम से आप मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो गया? चार्ज ऑन द बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल टर्म, जो कि आप पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस यूज़ करोगे, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस यूज़ करोगे। ये तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब आता है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। अब ये चार्ज जब बात कर रही है, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं हम। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया? जिसका डायमेंशन क्या हो, काफ़ी निग्लिजिबल हो, काफ़ी कम हो इन कंपैरिजन टू अदर रिलेवेंट डायमेंशन। क्लियर ना? तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया? चार्ज हुज डायमेंशन इज वेरी मच लेस देन डायमेंशन, अदर डायमेंशन, ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो चार्ज सेम नेचर्स का, या तो पॉजिटिवली, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, या दोनों निगेटिवली चार्ज है, या अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये कहता है ये कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज करो ये दो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक दूसरे पे क्या करेगा? ये रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहा है? वो खींच रहा है। तो यही था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जहाँ पे मैंने लिख दिया है लाइक चार्ज रिपेल और लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ओके। क्लियर ना? दूसरी बात कि 1 कूलम पे कितना, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर ना? 1 कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है। तो चार्ज का यूनिट है, उसका मतलब जब भी चार्ज होता है कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पढ़े हुए 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो चार्ज सब की बात थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ डील करता है फोर्स बिटवीन चार्ज के बारे में। ये कहता है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, और उसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स बिटवीन चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। एंड सेकंड कहता है वो कि force between two charge is inversely proportional to the square of the distance between them। क्लियर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा, है ना? क्लियर ना? तो इसको मैंने इस यहाँ पे लिख दिया है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं K, है ना, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि डिपेंड करता है आपने चॉइस ऑफ द सिस्टम यूनिट आपने कौन सा यूनिट यूज़ किया है। क्लियर ना? जैसे यूनिट CGS FPS आपने पढ़ा हुआ यूनिट ना, तो आपने उसका जो वैल्यू उस यूनिट पे भी डिपेंड करता है, और ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम। आपने जो चार्ज को रखा है, दो जो चार्ज है उसके बीच का मीडियम कौन है? एयर है या अदर मीडियम है? क्योंकि अदर मीडियम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो जो के है क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड एंड द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे मैंने फ्री स्पेस ले लिया है,
दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। और ये जो के का जो वैल्यू होता है 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। अब जब इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो ये सॉल्व करके आएगा 9 इंटू 10⁹ मीटर पर फराड। क्लियर? तो एक फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का, F सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा हूँ, F = 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन। ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो फोर्स होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगा, मतलब दो चार्ज है Q1 Q2, आप दोनों को एक दूसरे से अब जोड़ दीजिए, तो जो फोर्स जो लगाएगा एक दूसरे को उसी लाइन पे लगाएगा वो। ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे निकालेंगे फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो सपोज करो कि एक आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। क्लियर ना? और ये r1 उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। r1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये r1 है तो ये x1 ax प्लस y1 ay प्लस z1 az1। ओके? क्लियर? x1 ax प्लस y1 ay प्लस z1 az, ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा। मान लिया कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या r1 है और जो पॉइंट है ये a पे है, मतलब OA क्या हो गया, OA को आपने कौन से पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, r1 से रिप्रेजेंट किया है। Q2 जो है वो पॉइंट B पे है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। क्लियर ना? तो ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, मैंने दोनों का एड्रेस हमें पता चल गया, एक का एड्रेस r1 दूसरे का एड्रेस r2। अब क्या करना, हमारा एम क्या है, फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि जो सेकेंड चार्ज Q2 है उस पर कितना फोर्स लग रहा है चार्ज 1 के कारण। तो मैंने ये लिखा, चूंकि मान लिया मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो टर्म है ये लिखा मैंने, चूंकि 2 लिखा है आगे में और 1 पीछे में लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्लियर? इसी तरह अगर आप इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप इसको, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर? चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब हमें कहना क्या है कि फोर्स, कूलम्ब्स क्या कहता है कि जो फोर्स होगा एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। हमने क्या किया, ए और बी को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। क्लियर ना? तो ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या हो गया आपका ए बी। क्लियर? तो आपने ट्रायंगल लॉ से पढ़ा होगा। और दूसरी बात, इस फोर्स का जो डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम 1 to 2 हो जाएगा, है ना, जिसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने ट्रायंगल लॉ से पढ़ा है OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, है ना। तो अब OA को क्या आपने लिखा R1, AB हमें फाइंड करना है, OB क्या आपका R2 है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि R2 क्या है जिस पे आपने फोर्स लगाना है, जैसे किस पे फोर्स लगाना था Q2 पे, तो उसके पोजीशन वेक्टर को पहले लिखेंगे R2। अब जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है इस पे, Q1 लगा रहा है, तो उसमें से क्या करेंगे, Q1 के पोजीशन वेक्टर से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो ये जो AB आया, ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस वेक्टर हुआ। जैसे ये पोजीशन वेक्टर R1 R2 था, तो ये डिस्टेंस वेक्टर क्या हो जाएगा AB, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। इसको मैंने R12 से लिख दिया चूंकि 1 से 2 की ओर है। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस वेक्टर का। तो जब भी किसी का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करते हो, उसका वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो। तो आपने AB को किस वेक्टर से लिखा, R12 से, तो R12 से क्या किया आपने, उसके मैग्नीट्यूड से उसको आपने डिवाइड कर दिया। तो ये इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 क्या होगा कूलम्ब्स लॉ से, 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ क्लियर? तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय उसके बीच का जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर, इसका डिस्टेंस क्या था R12, इसका मैंने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, इनटू यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या है, तो 1 से 2 की ओर है, तो AR12 लिख दिया मैंने।
ओके, अब AR12 को मैंने यहाँ से मैंने जो निकाला है, मैंने जो वेक्टर है उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको आपने डिवाइड कर दिया। तब क्या देख रहे हो, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। क्लियर ना? तो जो आया R12/R12 का मैग्नीट्यूड का पावर Q। अब जो R12 क्या था आपका, R2 माइनस R1, और R1 का R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का पावर Q। तो ये जो निकला फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि F12 क्या होगा, आप इसको कंपेरिजन करके आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे। आपसे पूछा जाए कि से पूछा जाए कि अगर F(1) ड्यू टू 2 है ना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो बस करेंगे कि अब जो सब्सक्रिप्ट है उसको आप इंटरचेंज कर देंगे। जो R2 है वो R1 बन जाएगा, जो R1 है वो R2 बन जाएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। क्लियर ना? तो ये जो निकला था फोर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो दोनों चार्ज जो फोर्स लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो मैं आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना फोर्स 1 लगा रहा है 2 पे उतना ही फोर्स 2 लगा रहा है 1 पे, बस दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है ना, मतलब अलग अलग एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैंने ये लिखा है कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है F21 और F12 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। अब जो दोनों का डायरेक्शन है यूनिट, AR12 इक्वल टू क्या, नेगेटिव ऑफ AR21। अब बताओ, ये मैंने जो लिखा है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसका एक मैग्नीट्यूड पार्ट लिखा है और ये डायरेक्शन पार्ट लिखा है, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, तो ये मैग्नीट्यूड लिखा और ये इसका डायरेक्शन लिखा है। दूसरी बात मैंने क्या लिखा कि जो F21 का मैग्नीट्यूड और F12 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया F12 से। और ये जो यूनिट वेक्टर AR2 नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, AR12, माइनस को मैंने आगे लिख लिया। तो अब ये जो F12 और ये R12, तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, F12 बन जाएगा। क्लियर ना? तो आपने क्या देखा कि जो F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉस, दोनों का जो फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब दोनों के फोर्स का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरीबॉडी एक्सर्ट इक्वल फोर्स, ओके, एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो यही था न्यूटन्स थर्ड कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन रिएक्शन क्या अलग अलग है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 एंड F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो ये जो था आपका बेसिक्स है ना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसे यहाँ पे अभी 2 चार्ज है, अब बहुत सारा चार्ज मान लो और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हमें इस जो जितने भी सारे चार्ज है उस पे कारण उस चार्ज से फोर्स निकलना है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। थैंक यू।